उसके बाद जो है किस तरह का सरकार का ये मूव तो आप किस तरह देखेंगे, क्योंकि हर बार जो है शरद पवार जी ने भी इसे पहले सामने लेके आए थे, अब उसमें चेंजेस किए गए हुए हैं, किस तरह देखेंगे? देखो, शुरुआत में जो योजना सरकार के माध्यम से ये जो लोन वेवर की लाई गई थी उसमें 2019 की एक कंडीशन डाली थी जिसके कारण 70% मतलब करीबन 35 लाख किसानों के ऊपर अन्याय होने वाला था। उसके साथ जो रेगुलर किसान थे उसके लिए 26 और 27 इस साल की कंडीशन डाली थी। मतलब 27 तो साल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मतलब एक साल उनको वेट करना पड़ने वाला था। तो ये दो कंडीशन निकालने के लिए हमने बहुत बड़ा संघर्ष किया था, पंढरपुर में आंदोलन किया, उसी के साथ हमने छत्रपति संभाजी नगर में आंदोलन किया, यहाँ पे सीएम साहब से मिले, और ये पूरा संघर्ष वहाँ पे होने के बाद सरकार को पता चल गया था कि अभी लोगों को मालूम हो गया कि सरकार ने उनको फंसाया है, उनको चीट किया है। इसलिए ये कंडीशन अगर निकाली नहीं जाएगी तो लोग बहुत गुस्सा होंगे। तो फाइनली जब अधिवेशन में हमने अंतिम अठौड़ा जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट प्रस्ताव होता है उसकी शुरुआत मैंने की, बहुत सारे एमएलएज ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया, हमारी चर्चा हुई, तो फाइनली मुख्यमंत्री साहब ने उत्तर देते वक्त उन्होंने कहा कि ये जो दो कंडीशंस है वो हम निकाल रहे हैं। देखो, अभी डिक्लेरेशन तो हो गया, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन। इसलिए हमारा कहना है इमीडिएटली इसका इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। लेकिन सरकार ने जानबूझ के शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन नहीं देती, उसके लिए टाइम लेती है। तो 3-4 महीना उसमें गया तो किसान बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आएगा। इसलिए बाय मंथ एंड एक तो पैसा बैंक अकाउंट में जाके ये जो लोन वेवर है 100% पूरा होना चाहिए, ये हमारी मांग है। उसी के साथ नया कर्ज किसानों को देके, अभी जो बारिश कई जगह पे वहाँ पे हो रही है तो वहाँ पे उनका जो प्लांटेशन है तो वो इमीडिएटली चालू होने के लिए पैसा देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन सर, जिस तरह से ऐसी अटकलें लगाई जाती है, ऐसी चर्चा होती है कि एनसीपी एनडीए में अब शामिल होने वाला है, इसी के पहले ही जिस तरीके से ऐसी तारीफ की जाती है सरकार की, देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की जाती है शरद पवार जी की तरफ से, किससे देखते सर कहीं ना कहीं ऐसे? ये देखो, वो स्टेट्समैनशिप का एक भाग है। वहाँ पे अगर आप देखो तो उनको पवार साहब ने अगर पूरा आप अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि मैं किसान नेता है, मैं खुद था, कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, सब किसान, उन्होंने जो संघर्ष किया उसको यहाँ पे सक्सेस आया। और वो देखो, अभी हमने संघर्ष करने के बाद अगर सरकार को ये विषय को एक्सेप्ट करना पड़ता है तो, और एक्सेप्ट करने के बाद अगर एक आध पॉजिटिव स्टेटमेंट सरकार के माध्यम से दिया जाता है तो डेफिनेटली फिर सरकार का भी अभिनंदन। जनरली पॉलिटिकल कल्चर है महाराष्ट्र का, वहाँ पे किया जाता है। तो पवार साहब तो खुद कृषि मंत्री रहे देश के, यहाँ के एक्स सीएम है, तो स्टेट्समैन तो है ही, तो डेफिनेटली उनके माध्यम से सरकार का भी अभिनंदन होगा। सर, कल जब राम मंदिर के इस पे जब मुद्दे पे चर्चा शुरू थी, चर्चा के वक्त में एकनाथ शिंदे जी ने सिद्धिविनायक का भी एक मुद्दा लेके आया है, सिद्धिविनायक में भी चोरी का ऐसे मामला है, घोटाले के मामले लेके आए, किससे देखेंगे सर जब ऐसे मामले? देखो, सरकार आपका है, आप सत्ता में हो तो इन्वेस्टिगेशन करो, कौन चोर है, किसने पैसा खाया वो निकालो। लेकिन ये सिद्धिविनायक का विषय आप निकाल रहे हो, इसलिए लोग पवित्र अयोध्या का विषय कोई भूलने नहीं वाला। वहाँ पे 1500 करोड़ की चोरी हुई है और वो पैसा सरकार का नहीं था, लोगों का था। लोगों ने खुद के पैसे से कष्ट करके वहाँ पे प्रभु श्री राम जी का अच्छा मंदिर हो इसके लिए वहाँ पे डोनेशन दिया था। मंदिर बांधते वक्त भी उसमें भ्रष्टाचार हुआ। जमीन 2 करोड़ की अभी ली, 20 मिनट में वही जमीन 18 करोड़ को वहाँ पे टेम्पल ट्रस्ट को दी गई। ये जो 1500 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है उसका भी ऑडिट होना चाहिए। उज्जैन में जो लैंड स्कैम हुआ है उसका ऑडिट होना चाहिए। उसी के साथ अभी महाराष्ट्र में जो महाकुंभ नासिक में होने वाला है वहाँ पे भी 34,000 करोड़ रुपीज़ के जो काम चल रहे हैं उसमें भी बहुत गलत तरीके से काम वहाँ पे लोगों को दिया गया है, फेवरेटिज्म किया गया है। वो भी हम डेफिनेटली आगे जाके निकालेंगे। ये जो चीज़ें हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए एकनाथ शिंदे जी ने सिर्फ एक मुद्दा निकाल के उस पर कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया होगा, लेकिन हमारा उनको ये भी कहना है या ये पूछना है कि अयोध्या के बारे में आप चुप क्यों हो, क्यों नहीं बात कर रहे हो? उनके जो ट्रस्टीज थे उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? जो ट्रेजरर है गोविंद महाराज, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं दी जा रही? तो ये जो चीज़ें हैं वो तो हम पूछते रहेंगे। इसलिए अभी प्रॉब्लम क्या है, उनके नेता और भाजपा की जो संगठन है या भाजपा के नेता और उनके पहचान के लोग उस कमेटी में होने के कारण उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई की नहीं जा रही। एक तो एसआईटी करके कुछ सॉर्ट आउट नहीं होने वाला, सीबीआई से सॉर्ट आउट नहीं होने वाला, क्योंकि
SIT, CBI, ED ये सब भाजपा की बी टीम है। जुडिशियल इंक्वायरी लगा दो, एक ऐसे एक्स जज को वहाँ पे बिठाओ जिसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, बहुत साफ सुथरा है, ऐसे व्यक्ति को बिठा के कर दो इंक्वायरी। सर एक सवाल है यहाँ पर इथेनॉल नीति और चीनी मिलों पर केंद्र सरकार द्वारा 100% इथेनॉल ईंधन को मंजूरी देने और चीनी मिलों जैसे बारामती एग्रो पर कड़े नियमों को लेकर आपकी पार्टी और उद्योग का क्या रुख है? देखो, ये जो 100% एथेनॉल है वो नॉर्मल गाड़ी में नहीं डाला जा सकता, उसके लिए फ्लेक्सी फ्यूल गाड़ियाँ लगती है जो इंडिया में अभी तक आई नहीं। जब आएगी तब उसमें अगर 100% एथेनॉल यूज़ किया तो ठीक है। अभी ये 20% एथेनॉल जो लिमिट वहाँ पे डिसाइड किया कुछ टेक्निकल लोगों ने, वो भी वहाँ पे टेक्निकली ओके है, लेकिन अगर पुरानी गाड़ियों में आप 20% के आगे जाओगे तो डेफिनेटली गाड़ियों में अड़चन होना चालू हो जाएगा। अभी फ्लेक्सी फ्यूल कार जब आएगी तब 100% फ्यूल वहाँ पे जाएगा। और दूसरी बात, जो अभी की जो पुरानी गाड़ियाँ है उसमें अगर 20% के आगे आप जाना चालू हो जाओगे तो गाड़ी अड़चन वहाँ पे करेगी। इसलिए सरकार को विनती है कि लोगों की भी आप थोड़ा सा सुनो। इथेनॉल ये धोरण पूरा खराब है ऐसे हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई भी गाड़ी में जिसमें 20% के अबाव इथेनॉल नहीं चलेगा उसमें अगर वो डालोगे तो डेफिनेटली गाड़ी को भी टेक्निकल अड़चन आ सकती है। सर दिल्ली कैबिनेट में फेरबदल और महाराष्ट्र के नेता का बड़ा फाइनेंस पोर्टफोलियो मिलने की बात कही जा रही है, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? पंत प्रधान ये जो पद है उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पद होते हैं। अगर फाइनेंस मिनिस्टर के पद पे महाराष्ट्र से भाजपा का बहुत बड़ा नेता अगर वहाँ पे जाने वाला है तो एक स्वागत करने की चीज़ है, लेकिन वो कब तक? सिर्फ 29 तक। 29 के बाद इनका सरकार वहाँ पे नहीं आने वाला। अभी महाराष्ट्र से कौन सा बड़ा नेता वहाँ पे जा सकता है? तो एक ही भाजपा का बहुत बड़ा नेता महाराष्ट्र में है, वो देवेंद्र फडणवीस जी। उनकी बढ़ती हो रही, वो वहाँ पे जा रहे हैं तो महाराष्ट्र का फायदा होगा ही, लेकिन वो वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उसमें एकनाथ शिंदे जी की ताकत बहुत बड़ी है और ऐसा कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत बड़े नेता है, उनका सपोर्ट एकनाथ शिंदे जी को वहाँ पे है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस साहब भी बहुत होशियार नेता है, उनके माध्यम से भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो किया जाएगा ऐसा कहा जाता है। अभी बावनकुळे साहब भी इंटरेस्टेड है ऐसे हमको पता चला है। उसी के साथ शायद अगर एकनाथ शिंदे जी को ऊपर से ताकत नहीं मिलेगी तो एक ऐसे व्यक्ति है जिनको छोटा मंत्री पद वहाँ पे आज दिया गया, उनको भी एक बड़ा पद महाराष्ट्र में वहाँ पे दिया जा सकता है। इसलिए जब निर्णय लिया जाएगा रीशफल का सेंट्रल गवर्नमेंट में और यहाँ के बड़े नेता में देवेंद्र फडणवीस साहब जब अगर दिल्ली जाएंगे तब यहाँ पे बहुत बड़ा राजनीतिक बदल होने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ा संघर्ष आप एकनाथ शिंदे जी के पक्ष में और भाजपा के लोगों में वहाँ पे हम देख पाएंगे। सर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल जो है न्यूजीलैंड के टूर पे है और न्यूजीलैंड के उसमें उन्होंने कहा है कि आतंकवाद ये सब हम इनके खिलाफ है और इस पे न्यूजीलैंड और इंडिया ने एक कमेटी फॉर्म की है, ग्रुप फॉर्म किया गया ताकि वो उस पर अपना जो वर्क है वो कर सके। एक वर्क कमेटी फॉर्म की गई है। सर किससे देखो, आप इस कमेटी के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है वही आपके साथ नहीं होंगे तो कैसा होगा? हमारे रिलेशन बांग्लादेश के साथ खराब हो गए, उसके साथ श्रीलंका के साथ खराब हो गए, नेपाल के साथ वहाँ पे खराब हो गए। अभी ये कंट्रीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक साइड से हमारा दुश्मन चाइना है, दूसरे साइड से हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। और चाइना के बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्रा नदी पे बहुत बड़ा डैम वो खुद बांध रहे हैं, हमारी परमिशन भी वहाँ पे नहीं दी। अगर आगे जाके वो डैम उन्होंने जानबूझ के फोड़ा और उसका जो पानी है वो अगर हमारे कंट्री में एक ही झटके में आ गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसी के साथ अगर वो पानी आया ही नहीं हम अपने कंट्री में तब भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उसी के साथ चाइना पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के साथ मिलके हमारे देश के बॉर्डर से वहाँ पे बहुत बड़ा रास्ता बना रहे हैं और वो भी हमारे लिए टेक्निकली बहुत डिफ़िकल्ट है। उसी के साथ पाकिस्तान को, बांग्लादेश को और बहुत अलग अलग देशों को इंडिया के खिलाफ वहाँ पे जो प्लेन्स है उनके फाइटर जेट्स वहाँ भी दिए जाते हैं। अभी हमारा जो वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, जो प्लेन्स पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था वो चाइनीज़ थे, ड्रोन जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था वो चाइनीज़ थे। तो अभी हमारा कहना है कि आप पाकिस्तान को तो दुश्मन मानते हो, हम भी मानते हैं, उनको वहाँ पे उनसे हमारे देश को खतरा है, उनको प्रोटेक्ट करना ही होगा, लेकिन चाइना के खिलाफ भी हमको लड़ना पड़ेगा। एक मूवी आ रही थी चाइना के खिलाफ हमारे देश में, शायद सलमान खान ही उसमें एक्टिंग करने वाले थे। उनको बोला गया कि आप मत करो, चाइना के खिलाफ मत बोलो, चाइना के खिलाफ मूवी मत बनाओ। मतलब चाइना तो हमारा दुश्मन है, उसके खिलाफ आप मूवी क्यों नहीं बनाना चाहते?
तो कहाँ ना कहा तो भी सरकार कहा तो भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, यूएस के साथ जो डील उनकी हुई थी, यूएस का जिस तरीके से वो सुन रहे, तो यूएस को वो डर रहे, दूसरे साइड चाइना को भी डर रहे। हम जो देश के लोग हैं किसी से नहीं डरते, बाकी देशों ने हमारे से डरना चाहिए, लेकिन जिस तरीके का सरकार इस देश में है उसमें सिर्फ वहाँ पे ऊपर ऊपर से चीज़ें दिखाई जाती है, ऊपर ऊपर से हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये करार किया, वो करार किया, लेकिन वो करार में हमारा कितना नुकसान हुआ वो भी है। न्यूजीलैंड के देश के जो पंत प्रधान है वो बोलते हैं कि 55% जो चीज़ें इंडिया में आने वाली है वो टैक्स फ्री आने वाली है। मतलब वहाँ से क्या आएगा, तो दूध ही आएगा ना, वहाँ पे चीज़ आएगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे बनाया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं कि वहाँ पे जिस तरीके से हमारी डिप्लोमेसी होना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली न होने के कारण देश को बहुत बड़ा आगे जाके धोखा है। उसी के साथ ईरान के साथ हमने रिलेशनशिप खराब कर दिया। जो सस्ता तेल हमको मिलता था वो अनफॉर्चुनेटली जब मिलना चाहिए था तब नहीं मिला। रशिया के साथ मिलने जो पेट्रोल मिल रहा था, अभी रशिया ने वो एक्सपोर्ट बंद कर दिया। हम ले रहे यूएस से, वो भी महंगा ले रहे हैं। सिर्फ यूएस को मुझे ट्रम्प को वहाँ पे फेवर करने के लिए 2 दिन पहले ट्रम्प ने वापस एक स्टेटमेंट दे दिया कि मैंने ही पाकिस्तान और इंडिया का जो वॉर हो रहा था वो रुकाया। अरे रुकाया ट्रम्प ने रुकाया या मोदी साहब ने रुकाया या पाकिस्तान ने रुकाया, यही अभी किसी को पता नहीं चल रहा। तो जो हर वक्त वहाँ पे ट्रम्प के माध्यम से वहाँ पे हमारी जो इज्जत निकाली जाती है उसके अगेंस्ट देश से सत्ताधारी कोई भी व्यक्ति नहीं बोल रहा। ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि देश को रिप्रेजेंट आज आप कर रहे हो, देश ने आपको वहाँ पे चुन के दिया है, तो देश को सपोर्ट करना या देश की बाजू लेना भी आपकी जिम्मेदारी है। सर, मिसिंग लिंक पे जो एक दरारें आ रही हैं, इसके ऊपर आपने करप्शन का आरोप लगाया हुआ है। डेफिनेटली अभी अगर आप देखो तो कोई आप जैसा कॉन्ट्रैक्टर होता या मराठी कॉन्ट्रैक्टर होता, उन्होंने वहाँ पे काम किया होता तो उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई की जाती। लेकिन जो नवयुगा नाम की कंपनी, वो आंध्रा की कंपनी, आंध्रा के बहुत बड़े नेता के पास वाली वो कंपनी है। उसके साथ दूसरी एफकॉन नाम की कंपनी, महाराष्ट्र के बहुत बड़ा नेता शायद उसमें पार्टनर है, ऐसा कहा जाता है। उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं की और शायद वहाँ पे, शायद नहीं, डेफिनेटली वहाँ पे चर्चा है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार वहाँ पे हुआ है जो आगे आएगा। और क्वालिटी के बारे में अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो डेफिनेटली कहाँ ना कहाँ तो भी कुछ ना कुछ तो वहाँ पे मिली भगत है, ऐसे हम कह सकते हैं। उसी के साथ ये जो नवयुगा नाम की कंपनी है उसका और चंद्रबाबू नायडू साहब के फैमिली मेंबर्स का कुछ रिलेशन ऐसे कहा जाता है। उसी के साथ नवयुगा और वीएसआर, जो अजित दादा का प्लेन क्रैश हुआ था, वो जो कंपनी है जिसका प्लेन था उसका और नवयुगा का वहाँ पर रिलेशनशिप है। तो अभी वीएसआर के ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते हो, नवयुगा के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हो, तो कहाँ ना कहाँ तो भी इस ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जो है आंध्रा के या गुजरात के, उनको ये सरकार सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनके माध्यम से बहुत बड़ा पैसा पार्टियों को वहाँ पे दिया जाता है जो सत्ता में है।